पंचम अध्याय के द्वितीय पद का आज का जो प्रकरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। उसे पूर्ण प्रत्यय कहा जाता है। आज के जो प्रत्यय आप पढ़ेंगे, पूर्ण प्रत्ययांत शब्द आपने सुना होगा। जब पूर्ण गुण सहितार्थ सदव्य तव्य समानाधिकरणेन इत्यादि सूत्रों में समास का निषेध किया था, तब आपको बताया था कि ये पूर्ण प्रत्ययांत शब्द हैं। पूर्ण प्रत्ययांत शब्द अर्थात पूर्यते अनेन तत्पूर्णम, जिसके द्वारा पूर्ण हो, कोई संख्या पूरी की जाए। जैसे पांचवा, तो जब तक पांचवा नहीं है तब तक पांच संख्या पूरी नहीं हो सकती है, इसलिए वो पांचवा क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो उस पूर्ण अर्थ में एक होता है पांच, तो पांच संख्या, और पांचवा जो पांचवा है वो क्या करेगा, पांच संख्या को वो पूर्ण करेगा, इसलिए वो ऐसी चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, तो ये सब क्या होते हैं। हिंदी में आप इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पढ़ते हैं, और संस्कृत में ही उसी के लिए शब्द है प्रथमः, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थः, पंचमः, षष्ठः, सप्तमः, अष्टमः इत्यादि। तो ये इस अर्थ में जो प्रत्यय होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पूर्ण प्रत्यय। और इसमें सभी शब्दों से, संख्यावाची शब्दों से एक प्रत्यय है जो कि अनिवार्य रूप से होता है, शेष उसमें फिर आगे आगम होते जाते हैं। तो एक दो शब्दों में बस वो प्रत्यय रहता है, बाकी सर्वत्र वो प्रत्यय तो अवश्य होगा, किंतु उसके बाद उस प्रत्ययांत शब्द का भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, अब उसमें कोई ना कोई आगम होते हैं। तो इस कारण से उनको क्या कहा जाता है, पूर्ण प्रत्यय। तो सबसे पहला सूत्र है तस्य पूरणे डट। तस्य षष्ठी का एक वचन, पूरणे सप्तमी का एक वचन, डट प्रथमा का एक वचन। षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात, संख्या यहाँ की अनुवृत्ति है, इसी सूत्र में आएगी। तो षष्ठी समर्थात संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात पूरणे अर्थी डट प्रत्यय परश्च भवति। षष्ठी समर्थ संख्यावाची प्रातिपदिक से पूर्ण अर्थ में डट प्रत्यय होता है और वह परे होता है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा कि कैसे संख्यावाची से, सामान्य रूप से सभी संख्यावाची प्रातिपदिकों से क्या कर दिया है, पूर्ण अर्थ में डट प्रत्यय किया है। और इसका डट प्रत्ययांत का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, इसमें कोई ना कोई आगम हो जाता है। तो इसलिए उदाहरण बनेंगे एकादशानां पूर्णः एकादशः त्रयोदशः, एकादशः त्रयोदशः। तो यहाँ पर सिद्धि कैसे होगी, एकादशा का अर्थ क्या हो गया, 11वां का जो पूरक, यानी 11वां। तो जो 11वां है वो क्या है, 11वीं संख्या का वो पूरक है। यदि वो हट जाए तो 11 संख्या पूरी नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या कहते हैं, 11वां, 13वां, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो सिद्धि में एकादशन, आगे डट, फिर क्या होगा, डित होने से टिभा का लोप हो जाएगा, तो एकादश ड का अ मिल जाएगा, बन जाएगा एकादशः और त्रयोदशः। अगला सूत्र है नान्ताद संख्या देर मठ। नान्ताद पंचमी का एक वचन, असंख्यादेह पंचमी का एक वचन, मठ प्रथमा का एक वचन। न अन्ते यस्य स नान्तः तस्मात् नान्तात्, संख्या आदि यस्य स संख्यादिः, न संख्यादिः असंख्यादिः तस्मात् असंख्यादेः। तस्य पूर्णे डट का अधिकार पूरा चलेगा। डट तो जाएगा 53 तक और तस्य पूर्णे 58 तक, यानी 58 तक के जो सूत्र हैं वे सभी पूर्ण प्रत्ययांत सूत्र हैं, तो इसको पूर्ण प्रकरण कहा जाता है। अर्थ होगा, ठीक है, असंख्यादेह संख्यावाचिनः षष्ठी समर्थात नान्तात् प्रातिपदिकात्। क्या अर्थ होगा, असंख्यादेह संख्यावाचिनः षष्ठी समर्थात नान्तात् प्रातिपदिकात् पूरणे विहितस्य डटः मठ इत्ययम् आगमो भवति। आदेश नहीं, आगम होगा। अर्थ क्या होगा सूत्र का, फिर से बोलिए। असंख्यादेह षष्ठी समर्थात नान्तात् प्रातिपदिकात् पूरणे विहितस्य डटः मठ आगमः परश्च, बस मठ आगमो भवति। तो यहाँ पर जो मठ आगम का विधान कर रहे हैं, इसलिए डट को हमने षष्ठी में परिवर्तित कर दिया यहाँ पर।
तो असंख्यादि जो संख्यावाची नांत प्रातिपदिक, ऐसा नकारांत प्रातिपदिक संख्यावाची जिसके आदि में कोई और संख्या ना हो। जैसे एकादश है तो दश शब्द भी क्या है, नकारांत है, किंतु वो आदि में उसकी संख्या है। तो हमको कैसा लेना है, जिसके आदि में कोई संख्यावाची शब्द ना हो और वो नकारांत हो। तो ऐसे शब्दों से क्या हो जाएगा, डट को मट आगम होगा। तो डट प्रत्यय तो ऊपर से हो रहा सब में, पर ये मट आगम का विधान करेगा। तो उदाहरण क्या बना देंगे हम लोग, पंचमः, नवमः, सप्तमः, अष्टमः, यही उदाहरण बनेंगे। और एकादशा नहीं बनेगा, क्योंकि एकादशा में क्या है, वो संख्यादि वाला है, इस कारण से। तो दशन आगे डट, उसके बाद फिर डट को आपने क्या किया, मट आगम किया। तो मट तो डट को ही होगा, किंतु टी भाग का दित होने से टी भाग का लोप होगा। तो दश आगे क्या बन जाएगा, नहीं, अब क्या होगा कि जब आपने दशन किया, ठीक है, तो आगे मट आगम तो डट को हो गया। जब मट आगम हो गया तो वो आज़ादी नहीं मिला, आज़ादी नहीं मिला तो दशन की भ संज्ञा नहीं हुई, भ संज्ञा नहीं तो टी भाग का लोप नहीं होगा। अब इसकी स्थिति लिखो तो समझ में आएगा आपके। ठीक है, दशन है, दशन आगे क्या है, मट है। अब मट क्या है, मट आगम जब हो गया तो म बन गया, म बन गया तो आज़ादी नहीं रहा, आज़ादी नहीं रहा तो भा संज्ञा नहीं हुई, भा संज्ञा नहीं होगी तो टी भाग का लोप भी नहीं होगा, किंतु पद संज्ञा हो गई। या तो पद संज्ञा होती है या भा संज्ञा होती है। अब उसके पहले थे दशन की पद संज्ञा हो गई, पद संज्ञा हुई तो नकार का लोप हो गया। तो क्या बन गया, दशम, दशमः। सब में ये स्थिति लगेगी, नवमः, सप्तमः, क्योंकि सभी नकारांत शब्द हैं। तो नकारांत शब्दों में अब यहाँ पर भा संज्ञा न होने से टी भाग का लोप नहीं होगा, किंतु पद संज्ञा होगी, पद संज्ञा होने से नकारांत न का लोप हो जाएगा। तो पंचमः, दशमः, नवमः इत्यादि बनेंगे। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि जो भी नकारांत असंख्यादि होंगे उनमें मटागम हो जाएगा, अन्यों में मटागम नहीं होगा, केवल डट प्रत्यय ही रहेगा और उस डट प्रत्यांत का आप प्रयोग करेंगे। तो पंचानाम पूर्णः इति पंचमः, दशानाम पूर्णः इति दशमः। थट च छंदसि, ये विदुषी कहाँ गई, थट प्रथमा का एक वचन, च अव्यय पदम, नान्ताद संख्या देर मट की अनुवृत्ति आ रही है, तस्य पूर्ण डट भी आ रहा है, पूरा चल रहा है। अर्थ होगा सूत्र का, असंख्यादेः षष्ठी समर्थात् संख्यावाचिनः नान्तात् प्रातिपदिकात् परस्य, है ना, नान्तात् प्रातिपदिकात् परस्य पूरणे विहितस्य डटः छन्दसि विषये थट आगमो भवति चकारात् मट च। पूरा अर्थ वही है आपका कि असंख्यादेः षष्ठी समर्थात् संख्यावाचिनः नान्तात् प्रातिपदिकात् उत्तरस्य पूरणे अर्थे विहितस्य डटः थट आगमो भवति चकारात् मट च छन्दसि विषये। पर वेद विषय में क्या होगा कि जो असंख्यादि नान्त संख्यावाची प्रातिपदिक हैं उनसे जो डट प्रत्यय हुआ है उसको वेद विषय में थट आगम होगा और मट आगम भी होगा। तो हम पंचमा दशमा तो बनाएंगे ही बनाएंगे, और जब थट आगम करेंगे तो क्या होगा, पंचथः, तब क्या बनेगा, पंचथः, दशथः, पंचथानि, ठीक है ना। तो पर्णमयानि पंचथानि भवन्ति। तो पंचन आगे था, वो लोग का अब वो उसके आदि में होगा, तो आदि में होने के कारण से हो जाएगा। वहाँ बात वही है, वहाँ पर मठ था, यहाँ पर थट है, तो पद संज्ञा ही होगी, भा संज्ञा का निषेध तो वैसे भी हो जाएगा, और पंचमा दशमा भी बन जाएगा। षट कति कतिपय चतुराम थुक, षट कति कतिपय चतुराम षष्ठी का बहुवचन। चलिए, षट च कतिश्च कतिपयश्च चतुर्चैति चतुरः तेषां चतुराम, अनुवृत्तियां वही हैं, तस्य पूर्णे डट इत्यादि। षट कति कतिपय चतुर इत्येतेषां पूरणे अर्थे विहितस्य डटि परतः थुक आगमो भवति, है ना। इन शब्दों से जो पूर्ण अर्थ में डट प्रत्यय हुआ है उसके परते थुक आगम होगा। अब तक जो आगम हो रहा था वो डट को हो रहा था, अब किसको होगा,
षट कतिपय शब्दों को होगा, अब उधर नहीं होगा। तो अब क्या होगा देखो, षण्णाम पूर्ण इति षष्ठः, कैसे बनेगा? शश शब्द है, मूल शब्द क्या है? शश, शश आगे डट। अब आपने जो आगम किया है थुक आगम, वो किसको हो रहा है? शश को हो रहा है। तो शश आगे था, शश आगे था, अब उसका फिर डट का आ, तो शश था, इष्टनाष्टो लग गया, षष्ठ, है ना। अब एक बार मन में आता है कि थुक करके आप इसको भी तो थट ही कर सकते थे, बचना तो था ही था, और रहना उसको मध्य में ही है, चाहे इधर करें चाहे उधर करें, पर कितना अंतर होता है आपको पता है? यदि आप थट आगम करते तो वो किसको होता? डट को होता। तो जैसे इधर नकारांत की पद संज्ञा हो रही थी, वैसे इसकी भी क्या होती? शश की भी पद संज्ञा होती। पद संज्ञा होती तो झलाम शोनते से श को ड हो जाता, तो षट्ठा रूप बनने लगता। अब क्या हो गया? था इधर हो गया, तो अब वो पद संज्ञा होगी भी तो भी पदांत में नहीं मिलेगा, पदांत में श को न होने के कारण से नहीं बनेगा। बहुत मतलब इतनी सूक्ष्मता से इन चीज़ों पे विचार किया गया है। ऐसे ही कतीनाम पूर्ण इति कतिथः, कतिपयथः और चतुर्णाम पूर्ण इति चतुर्थः। इसलिए कई लोग षष्ठमः जो लिखते हैं, तो अब आप लोग भी इस चीज़ पे ध्यान देना, और आप लोग जिनको अनुवाद इत्यादि पढ़ाती हैं उनको ही बताना। सूत्र से तो नहीं समझ में आएगा, पर ये ध्यान में रखना चाहिए। और आप लोग भी सप्तम अष्टम हलंत लिख देते हो, हलंत नहीं होगा, क्या होगा? सप्तम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डट प्रत्यय हो रहा है, तो डट का अ बचेगा, तो सप्तम अष्टम, सप्तम कक्षा, सब लोग कक्षा सप्तम अष्टम, तो म हलंत नहीं होगा, क्या रहेगा? सप्तम अष्टम। और ये बच्चियों को भी जिनको आप पढ़ाते हो उनको भी आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि कोई भी उसको हलंत न लिखें। इस पर से कई लोग षष्ठम, सप्तम की जगह क्या को सुन के क्या बोल देते हैं? षष्ठम कक्षायाम पठामा। तो षष्ठम कक्षा नहीं हो सकती है, षष्ठ कक्षा ही होगी, क्योंकि उसमें मठ आगम नहीं होता है, वहाँ तो केवल यथोक आगम ही रहता है। तो इसी प्रकार से चतुर्थ को तो गलत नहीं बोलते हैं, पर षष्ठ में प्राय करके षष्ठम प्रयोग करते हैं, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो सभी शब्द हो गए आपके प्राय करके। अब आगे है बहुपूग गण संघस्य तिथुक। बहुपूग गण संघस्य षष्ठी का एक वचन, तिथुक प्रथमा का एक वचन। बहुश्च पूगश्च गणश्च संघश्चेति संघाः तेषां नहीं संघम तस्य संघस्य। बहुपूग गण संघ इत्येतेषां पूरणार्थे डटि परतः तिथुक आगमो भवति। इन शब्दों को पूरणार्थ में डट के परे रहते तिथुक आगम होगा। उदाहरण बनाएंगे, बहुनाम पूर्ण इति बहुतिथः। बहु संख्या है कि नहीं? किससे? संख्या से, तो बहुतिथः। पूग से क्या बन जाएगा? पूगतिथः। तो पूग का अर्थ क्या है बताओ? पूग भी आपका पूगाइयों ग्रामीण पूर्वात आगे पढ़ोगे, तो जैसे उधर आया था व्रात श्रमजीवियों का समूह, वैसे पूग का अर्थ भी है श्रमजीवियों का समूह। तो पूग का अर्थ हो गया समूह, तो समूह तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कई लोग नहीं होंगे, तो कई लोग जब होंगे तभी वो पूग बनेगा। तो पूग, पूगस्य पूर्ण इति पूगतिथः। गणतिथः, गण का भी अर्थ क्या है यहाँ पर? समूह, और संघ का अर्थ भी समूह। तो यहाँ पर सभी शब्दों का अर्थ क्या है? समूह। तो ये समूह का पूरक है, इस अर्थ में यहाँ पर तिथ प्रत्यय हो जाएगा। नहीं, प्रत्यय तो डट ही रहेगा, किंतु तिथुक आगम रहेगा। तो सर्वत्र डट प्रत्यय हो रहा है, कहीं कहीं आगम विशेष होने के कारण से शब्द परिवर्तित हो रहे हैं। वतोरिथुक षष्ठी का एक वचन, इथुक प्रथमा का एक वचन, तस्य पूर्णे डट की अनुवृत्ति है। संख्यावाचिनः वत्वन्तस्य प्रातिपदिकस्य पूर्णार्थे डति परतः इथुक आगमो भवति। जो संख्यावाची वत्वंत संख्यावाची प्रातिपदिक हैं, उनसे जो पूर्ण अर्थ में प्रत्यय हुआ है डति, उसके परे रहते इथुक आगम होगा। उदाहरण बनाएंगे, यावताम पूर्णः इति यावतिथः, तावताम पूर्णः इति तावतिथः। तो तावतिथः का अर्थ क्या हो जाएगा? उतनों का, यावतिथः जितनों का, एतावतिथः इतनों का। ये इस प्रकार से बनता है।
द्वेस्तीयः, द्वेह पंचमी का एकवचन, तीयः प्रथमा का एकवचन। षष्ठी समर्थात् द्विप्रातिपदिकात् पूर्णे अर्थे तीयः प्रत्यय परश्च भवति। द्विप्रातिपदिक से पूर्ण अर्थ में तीय प्रत्यय होगा। द्वयोः पूर्ण इति द्वितीयः, तो आप यही प्रयोग करते हैं द्वितीयः। त्रेः संप्रसारणं च, त्रेः पंचमे का एकवचन, संप्रसारणं प्रथमा का एकवचन। षष्ठी समर्थात् त्रिप्रातिपदिकादपि पूर्णे अर्थे तीयः प्रत्ययः परश्च भवति। तत्संयोगेन त्रेः संप्रसारणं च भवति। पूर्ण अर्थ में त्रिप्रातिपदिक से तीय प्रत्यय होगा और त्रि को संप्रसारण होगा। तो त्रि को संप्रसारण र को री, तो त्रितीय तृतीयः, तृतीयः माने तीसरा। तो त्रयाणां पूर्णः इति तृतीयः, द्वयोः पूर्णः इति द्वितीयः। सिद्धि में कुछ और विशेष नहीं है। विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्यां, विंशत्यादिभ्यः पंचमी का बहुवचन, तमट प्रथमा का एकवचन, अन्यतरस्यां विंशति आदिर्येषां ते विंशत्यादयः, तेभ्यः विंशत्यादिभ्यः। षष्ठी समर्थेभ्यः विंशत्यादिभ्यः संख्यावाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः पूर्णे अर्थे विहितस्य डटः तमट आगमो भवति विकल्पेन। षष्ठी समर्थ विंशत्यादि संख्यावाची प्रातिपदिकों से विहित जो डट, उसको तमट आगम होता है विकल्प से। ठीक है, तो शब्द बना लो, जैसे विंशतीनां पूर्णः इति विंशति तमः, तो पहले डट प्रत्यय होगा, उसको तमट आगम हो जाएगा, तो विंशति तमट विंशति तमः। इस पर से एक विंशति तमः, तो विंशति के बाद के जितने हैं सब में साफ कर लेंगे, इसीलिए विकल्प से होगा। तो विंशति तमः विंशः, एका विंशति तमः एक विंशः, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एक विंशम सूक्तम, ऐसा भी प्रयोग करते हैं। 11वां 21वां, तो 21वां के लिए हम लोग ये प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो और एक बार क्या होगा, एक बार एक विंशति तमः बनेगा और एक बार एक विंशः, तमट तो होगा नहीं, मट भी नहीं होना यहाँ पर, तो एक विंशः। त्रयोविंशतितमः त्रयोविंशः, त्रिंशत्तमः त्रिंशः, चत्वारिंशत्तमः चत्वारिंशः, पंचाशत्तमः पंचाशः। इस प्रकार से आपके ये प्रयोग बनेंगे। समझ में आ गया। तो षष्ठी समर्थ संख्यावाची से विकल्प से होगा। आगे शतम आदिर्येषां ते शतादयः, शतादयश्च मासश्च अर्धमासश्च संवत्सरश्च इति संवत्सरं, तस्मात् संवत्सरात्। षष्ठी समर्थेभ्यः शतादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः मास अर्धमास संवत्सर इत्येतेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः यः पूर्णे अर्थे डट विहितः तेस्य नित्यं तमट आगमो भवति। ठीक है, अनुवृत्ति आ रही है तमट इत्यादि की। तो क्या अर्थ कर दिया आपने, षष्ठी समर्थेभ्यः शतादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः मास अर्धमास संवत्सराच्च प्रातिपदिकात् पूर्णे अर्थे विहितस्य डटः तमट आगमः नित्यं भवति। वहाँ तमट आगम नित्य होगा यदि शतादि प्रातिपदिक है। तो शतस्य पूर्णः इति शततमः, सहस्रस्य पूर्णः इति, है ना, लक्षतमः। आ गया समझ में। तो इस प्रकार से, और शतम हो गया। अब एक शतम है यदि, तो एक शततमः। तो अब शत के बाद जो भी शब्द बनाएंगे उनमें क्या होगा, तमट आगम होगा। और मासस्य पूर्णः इति मासतमः दिवसः, अर्धमासस्य पूर्णः इति अर्धमासतमः दिवसः। ये दिन मास को पूरा करने वाला है, ये पक्ष मास को पूरा करने वाला है, तो मासतमः दिवसः मासतमः पक्षः, संवत्सरतमः मासः है, ये मास संवत्सर को पूर्ण करने वाला है। केवल संख्या ही पूर्ण नहीं की जाती है, मास सप्ताह दिन रात ये भी पूरे किए जाते हैं, तो इसलिए उनसे भी प्रत्यय यहाँ पर हो गया। तो ये पूर्ण अर्थ में प्रत्यय हुआ। षष्ट्यादेशा संख्यादेः, षष्ट्यादेः पंचमी का एक वचन, च व्यपदम असंख्यादेः पंचमी का एक वचन।
षष्ठी आदिर यस्य स षष्ट्यादि तस्मात् षष्ट्यादेः। न संख्यादि, अच्छा नहीं, संख्या आदिर यस्य स संख्यादि न संख्यादि असंख्यादि तस्मात्। अनुवृत्ति है नित्यम तमट संख्याया इत्यादि की। षष्ठी समर्थात असंख्यादेः संख्यावाचिनः षष्ट्यादेः प्रातिपदिकात्। कहाँ से चले हम लोग? षष्ठी समर्थात असंख्यादेः संख्यावाचिनः षष्ट्यादेः प्रातिपदिकात् परस्य पूरणे अर्थे विहितस्य डटः नित्यम तमट आगमो भवति। षष्ठी समर्थ असंख्यादि संख्यावाची जो षष्ट्यादि प्रातिपदिक हैं उनसे भी विहित जो डट प्रत्यय है उसको तमट आगम नित्य होगा। ठीक है, यह भी क्या है देख लीजिए। वहाँ था जैसे नान्ताद असंख्यादि, ऐसे यहाँ पर भी षष्ट्यादि। षष्ट्यादि मतलब क्या हो गया? षष्ठी। फिर कह दिया असंख्यादि, तो एक षष्ठी द्विषष्ठी नहीं ले सकती हैं, तो क्या लोगे? केवल षष्ठी, सप्तति, अशीति, नवति, और शतम के लिए तो नित्यम शतादि आ ही गया। तो ये 4 बच गए। इनमें नित्य तमट आगम होगा। तो षष्ठी नाम पूर्ण इति षष्ठीतमः, सप्ततितमः, अशीतितमः, नवतितमः और एक नवतितमः में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें संख्या है। तो उन सब में आपका और होंगे जो पीछे से प्रत्यय हैं वो वाले प्रत्यय होंगे, डट आगम होगा केवल। तो इस प्रकार से ये आपका पूर्ण अर्थ में जो प्रत्यय विधान किया था, तो प्रत्यय तो एक ही हुआ है। क्या हुआ है? डट प्रत्यय हुआ है। और इधर आगे तीय प्रत्यय हुआ केवल द्विशब्द से। शेष सर्वत्र डट को क्या हो रहा है? आगम ही अलग अलग हो रहे हैं। कहीं मट आगम है, कहीं तिथुक है, कहीं इथुक है, कहीं तमट है, कहीं थुक है। इस प्रकार से तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये देखना है कि पूर्ण अर्थ में किस संख्या से हम कौन सा प्रत्यय कर रहे हैं। तो आप एक शब्द से लेकर के कम से कम 100 शब्द, 100 गिनती तक के आप क्या करेंगे? एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, इस प्रकार से एक तरफ लिखना और इधर पूर्ण प्रत्यय। ठीक है, तो पूर्ण अर्थ में करके क्या होगा? जैसे एक का पहले का क्या होगा? प्रथमा। वहाँ पर इससे नहीं बनता, वहाँ पर प्रथय रमच से बन जाता है प्रथमा। अब आगे द्वितीय, तृतीय। ठीक है, और इधर बगल में आप सूत्र लिख लेना, तो उससे आपको ये पता रहेगा कि अच्छा यहाँ पर ये प्रत्यय हुआ। यहाँ कहीं कहीं 2-2 रूप बनेंगे, कहीं कहीं पर 2-2 बनेंगे, तो जहाँ 2 बनेंगे वहाँ पर आप दोनों लिखेंगे। तो इस प्रकार से 1 से लेकर के 100 तक की आपको गिनती मुख में अभ्यास में होनी चाहिए। जैसे 1 से शतम तक सामान्य गिनती याद है, उसी प्रकार से पूर्ण का भी आपको ध्यान में होना चाहिए। और फिर उसके आगे शतम, सहस्रम, लक्षम, कोटि, अर्बुदम, शंख, महाशंख, पद्म, तो उन सब का भी मोटा मोटा आप यदि लिख लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। तो आज का पाठ हम इतना ही करते हैं, शेष कल करेंगे।